और अब हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान आ गए हैं। वो मेहमान जिन्होंने नेताओं को ब्रांड बनाया, वो मेहमान जिन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टियों को हारी हुई बाजी भी जिता दी। आज वो खुद चुनावी भंवर में उतर चुके हैं। अब भाई इस भंवर में वो किसको डुबोएंगे या उनकी नैया खुद फंसती हुई नजर आ रही है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद प्रशांत किशोर जी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रशांत जी, आप अपनी पार्टी के कप्तान हैं, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये कप्तान जो है चुनावी मैदान में प्लेइंग 11 में नहीं उतरा है, चुनाव नहीं लड़ रहा है। चुनाव लड़ने के हिसाब से आप मुझे नॉन प्लेइंग कैप्टन कह सकते हैं, लेकिन उसके पीछे बस एक ही वजह है, वो है कि समय की मर्यादा है। और पहली बार दशकों में बिहार में एक ऐसा प्रयास हो रहा है जहां स्क्रैच से शुरू करके एक पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जब ये शुरू हुआ तो शायद ही किसी को अंदाजा था कि इतने बड़े स्केल पर राजनीतिक दल के तौर पर ये चीज प्रस्थापित होगी। अब उसमें सैकड़ों लोग लगे हुए हमारे साथ जो काम करते हैं, इसमें बड़ी उनकी भूमिका है। लेकिन मेरी सबसे महती जिम्मेवारी है, मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, इस पर बड़ी व्यापक चर्चा हुई है। कुल मिलाकर 18 दिन प्रचार के लिए हम लोग के पास उपलब्ध हैं। दिवाली के बाद 21 तारीख से 18 दिन में पूरा चुनाव संपन्न होगा। तो अगर मैं चुनाव लड़ता तो कम से कम हम लोग का अनुमान था 3 से 4 दिन हमें वहां पर देना पड़ेगा। 4 दिन में 30 से 40 विधानसभा क्षेत्रों में अदरवाइज जहां मैं पहुंच पाऊंगा वो वहां नहीं जा पाता। तो जो पार्टी के वरीय साथी हैं, सबने मिलकर तय किया कि सबसे पहले अभी प्राथमिकता ये है कि हर विधानसभा में जहां तक पहुंचा जा सकता है वहां पहुंचा जाए। इसीलिए निर्णय लिया कि हम खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपके विरोधी कह रहे हैं भाई आप तो ग्राउंड पे 3 साल से काम कर रहे थे। जी, ऐसा तो नहीं है कि आपने 3 दिन पहले, 3 महीना पहले काम करना शुरू किया हो। 3 साल से, और आप बिहार के 3.5 साल से। 3.5 साल से। तो जब इतना लंबा वक्त है तो एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। तो बिल्कुल है, कॉन्फिडेंस है, तभी तो निकाल सकते थे। तभी तो 243 सीट पर लड़ रहे हैं। किसी दूसरे दल, किसी गठबंधन में उनकी ताकत नहीं है कि उनके पास ये संगठन हो, प्रत्याशी हो, प्रयास हो कि वो 243 पर लड़ सकें। और हम लोग सिर्फ लड़ नहीं रहे हैं, हमारे जो आलोचक हैं वो भी बताएंगे कि बरसों बाद, मैं कहूंगा 2-3 दशकों के बाद पहली बार बिहार में सही मायनों में त्रिकोणात्मक चुनाव हो रहा है। जिन लोगों ने ये कहा कि बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता है, वो भी मान रहे हैं कि नहीं, मुकाबला तो त्रिकोणीय ही है। तो उसको करने में जो ताकत लगती है, जो समय लगता है, जो संसाधन लगता है, उसका कई लोगों को अंदाजा भी नहीं है। हमारे बाप दादा की कोई पार्टी नहीं है, हम लोगों ने तिनका तिनका जोड़कर इसको बनाया है। और बनाने में इतना कुछ इन्वेस्टेड है कि एक सीट मैं लड़कर एमएलए बन जाऊं, उससे ज्यादा इस बात से प्यार है कि जनसुराज का एक एक प्रत्याशी जीते। और प्रत्याशियों को ये लगता है कि अगर प्रशांत जी हमारे यहाँ आएंगे तो उससे उनके जीतने की संभावना उनकी नजर में थोड़ी बढ़ेगी। तो मैं 4 दिन अपना चुनाव प्रचार करूं, इसके मुकाबले मेरे 30-40 साथियों का अगर प्रचार कर सकूं तो ज्यादा बेहतर है। मेरी इच्छा थी लड़ने की, लेकिन जो पार्टी में सीनियर साथी हैं उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, आपकी जिम्मेवारी इसी में ज्यादा है। दूसरा यह है कि पार्टी में पूरा 360 डिग्री व्यू बहुत कम लोगों को है, क्योंकि जब से ये शुरू हुआ है तब से मैं अकेला ही चला था। तो मैं तो अकेले 5-10 लोगों के साथ पैदल चलना मैंने शुरू किया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके आगे जुड़े हैं, अभी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, लेकिन पार्टी के कई पहलुओं की, कई व्यक्तियों की, उनकी ताकत का, उनकी कमजोरी का शायद उनको उतना एहसास, उनकी जानकारी न हो। तो मिला जुला के इट्स जस्ट फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन प्रशांत जी, आप तो स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, तो ये एक मैसेजिंग होती है कि भाई जब मेरा लीडर जो है चुनावी मैदान में सीधे हेड ऑन ले रहा है विरोधी पार्टी से, जैसा आपने कहा तेजस्वी को 2 जगहों से लड़ना पड़ जाएगा, हरा देंगे उनको, है ना? तो जब इतना हेड ऑन ले रहा हूं तो वो लड़ भी जाता तो शायद एक अलग जिसे कहते हैं मोटिवेशन, अलग जोश क्रिएट होता। बिल्कुल, किसी भी पहलू, किसी भी स्ट्रेटजी का 2 पहलू है, उस पर भी गहन चर्चा की गई कि लड़ने के फायदे क्या हैं और उसका नुकसान क्या हो सकता है। वो सब देखने के बाद नेट लोगों ने कहा कि नहीं, हारने का डर तो नहीं था। अगर हारने, जहां तक डर की बात है, अगर डर होता
तो बिहार में तो इस तरह का प्रयास करने के लिए जितनी हिम्मत की जरूरत है वही किसी में 25-30 साल में नहीं रहा है। मैं तो अकेला आकर ये बनाया है मैं कम से कम बिहार में तो कोई ये नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर किसी चीज से डरते हैं। दो बात तो निश्चित तौर पर जो मेरा सबसे बड़ा आलोचक है वो भी कहेगा कि बिहार में प्रशांत किशोर डरते किसी से नहीं है, और दूसरा बात कि किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि हमारा ईमान खरीद सके। भ्रष्टाचार, पैसा, रुपया और डर की बात तो कोई नहीं कह सकता है। बाकी जो अगर हमें उसको कमी दिखती होगी वो बोल सकता है, लेकिन ये दो बात तो हमारे विरोधी भी नहीं कह सकते। चलिए, आपकी कमियां जो आपके विरोधियों ने दिखाई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल बताइए। फिलहाल एक चीज जो हम समझना चाहते हैं और बहुत सारे लोग भी जानना चाहते हैं कि आमतौर पर जब भी कोई अपनी रेंज देता है, चाहे वो पोलस्टर्स हो या कोई भी हो, पार्टी के भी अपने इंटरनल पोल्स होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ±10-15। आपकी रेंज है या तो 10 या 150। बीच ये रेंज नहीं है, ये दो सिनेरियो है, दो प्रोबेबिलिटीज है। 3 साल जो प्रयास किया गया है, लोगों ने बात को सुन लिया, समझ लिया, ये जान गए कि ये सही, प्रशांत किशोर सही बात बोल रहे हैं, जनसुराज ठीक बात बोल रहा है, उनको इसकी जरूरत भी है। लेकिन जब आप बहुत लंबे समय तक होपलेसनेस की स्थिति में रहते हैं और सामने आपको कोई रास्ता दिखता भी है, तो एक बार को, 2 बार को आप ठिठकते हैं कि अरे ये सही, ये हो सकता है क्या। तो जो सेंस ऑफ होपलेसनेस रही है बिहार में पिछले 30-40 सालों में, उससे निकलकर फाइनली वोट करने के लिए पीपल हैव टू टेक ए लीप ऑफ फेथ। तो ये आज अगर जाकर आप देखेंगे पूरे बिहार में सबसे बड़ी सभा किसकी हो रही है? जनसुराज की। सबसे ज्यादा डिजिटल में चर्चा किसकी हो रही है? जनसुराज की। अभी आप ये वीडियो डालेंगे, पूरे दिन में जितना लोगों ने किसी दूसरे का इंटरव्यू नहीं देखा होगा वो देखेगा जनसुराज को। लेकिन ये सब जानने समझने के बाद भी वो जाकर वोट करे, इसके लिए एक लीप ऑफ फेथ उसको फाइनली लेना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ये सब करने के बाद भी अगर वो नहीं किया तो ये संभव है कि 10 से कम सीट आए। लेकिन अगर उसने लीप ऑफ फेथ ले लिया तो फिर वो किसी समीकरण के आधार पर नहीं होगा, फिर वो 150 से ज्यादा सीट आएगा ही आएगा। प्रशांत जी, लीप देखिए, हाँ। यहां बैठकर ये बोलना कि मैं राजनीतिक दल हूं तो मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा, मैं उस तरह की बात कहता नहीं हूं। जो मुझे सही में मालूम है वही बता रहा हूं। मैं यहां खड़े, मेरे साथी भी कहते हैं भैया आप चुनाव इतना नजदीक है काहे बोलते हैं, यही बोलिए कि 150 से ज्यादा आएगा। मैं वही बोल रहा हूं जो मुझे दिख रहा है, और मैं बड़बोला नहीं होना चाहता हूं। जो मुझे सिनेरियो दिख रहा है वो 2 सिनेरियो है। या तो जनसुराज को बहुत वोट तो बहुत आएगा, लेकिन शायद 10 से कम सीट आए। लेकिन अगर लोगों ने मन बना लिया कि नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, 30-35 साल की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो थी, जिसमें लालू जी के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को लोग वोट देते रहे हैं, अब उनके सामने एक ईमानदार सशक्त विकल्प है। अगर वो उसके लिए वोट देंगे तो उनका जीवन सुधरेगा। अगर वैसी स्थिति बनी तो ये जितने आंकड़े लोग बता रहे हैं, कौन मजबूत कौन कमजोर, कुछ नहीं दिखेगा, एक तरफा वोट हो जाएगा। तो ये लीप ऑफ फेथ लेने से लोगों को क्या इनहिबिशन आपकी समझ में आ रही है? क्या इनहिबिशन हो सकती है? वही मैंने आपको जो बताया हाँ। कि जब आप बहुत लंबे समय तक, अगर जैसे मान लीजिए कि आप पैर से ठीक हैं, चल रहे हैं, अभी आपका पैर टूट जाए और आप 6 महीने के लिए बेड रिडन हो जाएं, तो जब आप बेड से उतरते हैं तो एक हिचकिचाहट सी होती है कि मैं अपने पैर पे खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। ये मानो दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स। जब आप 25-30 साल से एक स्टेट में रह लिए, एक स्टेट ऑफ अफेयर में रह लिए, जहां पर नेता आते हैं, ठगते हैं, आपका जीवन नहीं बदलता है, तो 25-30 साल के बाद कोई आपको कह रहा है अपने पैर पे खड़े हो जाओ, तो थोड़ी हिचकिचाहट तो होगी, थोड़ी घबराहट होगी। वही चीज है। अगर प्रशांत, एंड फॉर दैट यू नीड टू टेक ए लीप ऑफ फेथ कि नहीं, यही रास्ता ठीक है। अगर प्रशांत किशोर खुद को सीएम के चेहरे के तौर पर आगे कर देते तो क्या जनता को वो लीप ऑफ फेथ लेने में आसानी होती? नहीं, क्योंकि जो पूरी विचारधारा है जनसुराज की, उसमें हम लोग मानते हैं कि कोई व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति ने बिहार को बिगाड़ा नहीं है, किसी एक दल ने बिहार की ये दुर्दशा नहीं की है। इसके दुर्गति दुर्दशा के लिए जिम्मेवार बिहार के लोग हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। हर वो व्यक्ति शामिल है जो बिहार को सुधारने के लिए कुछ कर सकता था, उसने नहीं किया या गलत किया। तो अगर बिहार को बिगाड़ा बिहार के लोगों ने है तो सुधारने की जिम्मेवारी भी बिहार के लोगों की है। ना कोई एक व्यक्ति ने इसको बिगाड़ा है, ना कोई एक व्यक्ति इसको सुधार सकता है। प्रशांत जी, अब तो आप पिछले 3.5 साल से जमीन पर उतरे हुए हैं और अब आप अलग भूमिका में आ गए। पहले आप चुनाव
लड़वाते थे, अभी भी लड़वा रहे हैं। नहीं लड़वा तो रहे हैं, लेकिन खुद की पार्टी, खुद का सब कुछ पूरा नहीं, अभी भी लड़वा रहे हैं। लोग बताते भाई पहले आप रणनीति बनाते थे, अभी भी रणनीति ही बना रहे हैं। अब स्टेक पर आप खुद हैं रणनीति ना? ये बना रहे हैं कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में कैसे शामिल कराया जाए। रणनीति ये बना रहे हैं कि अगले 1 साल में बिहार से पलायन को कैसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। रणनीति ये बना रहे हैं कि कैसे बिहार को, जो कभी ज्ञान की भूमि माना जाता था, फिर से दुनिया में, भारत में ज्ञान की भूमि के तौर पर प्रतिस्थापित किया जाए। कैसे रणनीति ये बना रहे हैं कि हम लोग के आने वाले जनरेशन को कोई बिहारी कह के गाली न दे, अपमानित न करे। अभी भी रणनीति ही बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य कोई यहां आकर एमपी बनना, मंत्री बनना, पैसे कमाना ये नहीं है, क्योंकि जितना कुछ ये सब बन के हो सकता है वो तो भगवान ने पहले से दिया हुआ है। कुछ लेने नहीं आए हैं, ये समझ कर आए हैं कि जितना पाने की इच्छा लेकर, महत्वाकांक्षा लेकर जीवन शुरू किया था, उससे बहुत ज्यादा भगवान ने दे दिया। अब हमारे देने की बारी है। ऐसा समझते हैं कि बिहार की इस मिट्टी में जन्म हुआ है, कुछ जरूर वापस करें, अपनी ओर से जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें, ताकि ये सुधार हो। सुधरना नहीं सुधरना ये बिहार के लोगों को तय करना है, ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन मेरे प्रयास में उसके ईमानदारी और शुद्धता में कोई कमी नहीं आएगी। ना अभी है ना आगे है, जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं। प्रशांत जी, ठीक है, आपने कहा कि अभी भी आप चुनाव लड़वा ही रहे हैं और रणनीति ही बना रहे हैं, और रणनीति अलग तरह की है। जब आप पार्टी के लिए या दूसरे नेताओं के लिए रणनीति बनाते थे, ठीक है, आप काम करते थे, कंसल्टेंसी देते थे, पैसा मिलता था, अगर सक्सेस हो जाता तो नाम होता था, खुशी मिलती है, एड्रेनल रश मिलता है। लेकिन यहां पर जब आपने अपना एक कंफर्ट जोन छोड़कर एक पार्टी बनाई, एक पूरा संघर्ष किया और सोसाइटी को गिव बैक करने का, स्टेट को अपने गिव बैक करने का सोचा, अब यहां पर अगर नतीजे मनमाफिक नहीं आए तो ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है। बिजनेस पहले भी नहीं था, बिजनेस वो आपको दिखता है। नहीं, बाकियों के साथ तो आपने वो आपको बिजनेस दिखता है, हमारे लिए तो उस समय भी वो बिजनेस नहीं था। लेकिन स्टेक्स आर हायर, तो क्या हो गया? मतलब जब बंगाल में चुनाव लड़ा रहे थे उस समय भी स्टेक्स वेयर हायर। उस समय भी लोग कह रहे थे कि अगर ममता बनर्जी हार जाएंगी तो लोग गिद्ध की तरह नोच के खा जाते, क्या आप ही की वजह से आ रही हैं। वो तो स्टेक्स आर ऑलवेज हायर। जब आप बड़ा रिस्क लेंगे जीवन में, बड़ा काम करने जाएंगे, तो हारने की संभावना तो रहती है। लेकिन हार के डर से प्रयास न किया जाए, हम लोग वो लोग नहीं है। हार से डरते नहीं, जो हार से डर जाएगा वो प्रयास ही नहीं करेगा। प्रशांत जी, ये कब सोचा कि ठीक है, कंसल्टेंसी चला रहे हैं, दूसरों को जिता भी रहे हैं, नेता भी बना रहे हैं, पार्टियों के भविष्य भी बदल रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा था, फिर कब सोचा कि नहीं, अब मुझे खुद मैदान में उतरना है, और वो मैदान जो आसान नहीं है? पहले कोविड के पहले लॉकडाउन में, जब कोविड के बाद जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, तो मैं दिल्ली में उस समय था और मैंने देखा बिहार के लोगों की दुर्दशा। लाखों लोग जो दिल्ली से और कई अन्य राज्यों से धक्का मारकर लोगों ने, एक तरह से जबरदस्ती उनको लोगों ने घरों से निकाल दिया, और दिल्ली के सड़कों पर, पूरे देश की सड़कों पर बिहार के लोग मारे मारे फिर रहे थे। और तब नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री थे, और करीब 1.5 महीने तक नीतीश कुमार अपने घर से बाहर भी नहीं निकले। और हम जैसे लोगों ने कुछ कोशिश भी करी होगी उनको ये बताने समझाने की कि कम से कम बस तो भेजवा दीजिए, कुछ लोगों को भेजवा दीजिए कि यहाँ लोगों को कोऑर्डिनेट करा लिया जाए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। और जो दुर्दशा मैंने बिहार के लोगों की देखी, उस समय मुझे ऐसा लगा कि जीवन में मैंने इतना कुछ संबंध बनाया है, इतने बड़े बड़े लोगों की मदद की है, इतना साधन व्यवस्था मेरे पास है, लेकिन आज जब मेरे राज्य के लोग इस परेशानी में हैं तो मैं उनको कुछ मदद नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैंने तय किया कि अब, उस समय मैं बंगाल का चुनाव करा रहा था, बंगाल और तमिलनाडु का, मैंने तय किया कि इसके बाद अब ये जीवन में काम नहीं करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि बिहार के लोगों को ऐसी स्थिति फिर से दोबारा न झेलनी पड़े। इसीलिए जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आया, लोगों ने, पत्रकारों ने बंगाल के रिजल्ट की बात और बधाई के लिए बात करनी शुरू की। पहली बात मैंने कही कि भाई अब ये काम छोड़ रहे हैं, अब ये काम नहीं करेंगे, अब जीवन में दूसरा काम कुछ करने जाएंगे। और 2 मई 2021 को रिजल्ट आया था, उसी दिन मैंने इस काम को छोड़ दिया। 1 साल मैंने अपने लिए रखा ये सोचने समझने के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है। उस दौरान बीच में कांग्रेस से भी बात की, लेकिन करना यही चाहता था कि बिहार में आकर शुरुआत करें। अगर कांग्रेस उस समय बात बन गई होती तो कांग्रेस के लिए ये कर रहे होते। कांग्रेस से बात नहीं बनी, या जो बनी उसमें वो मुझे स्वीकार नहीं था, तो मैं आकर अपने स्तर पर, अपने दम पर उसको जनसुराज के नाम पर कर रहा हूं।
कैसा रहा ये सफर 3.5 साल का? कभी बहुत ऐसा बढ़िया। लगा कि बहुत टफ हो रहा है, छोड़ देते हैं? नहीं, टफ तो है, हाँ। लेकिन हम लोग वो लोग हैं कि जितना स्ट्रेस है उतना ही ज्यादा अच्छा है। मतलब मेरा अपना जो डीएनए है या जो मेरा स्वभाव है कि स्टेबिलिटी स्केयर्स मी। ओके। जब मैं स्टेबल जीवन में होता हूं तो मुझे घबराहट होने लगती है। जब यूएन में थे वहां पर स्टेबल हो गए, बड़ी जगह पे पहुंच गए तो छोड़ दिया। तो स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं लाइफ में, और टफ है इसलिए मुझे करना है, कोई दूसरा नहीं अटेम्प्ट करेगा, इसलिए मुझे करना, इसलिए मजा आता है, इसलिए कर रहे हैं। बिहार को स्टेबिलिटी तो दिला देंगे। सॉरी, बिहार को तो स्टेबिलिटी दिला देंगे ना? आपको स्टेबिलिटी स्केयर्स करती है, लेकिन बिहार को इस वक्त नहीं, बिहार में स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है। बिहार में स्टेबिलिटी से ज्यादा तरक्की की जरूरत है। बिहार में परिवर्तन की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, वो तो निश्चित होने जा रहा है। प्रशांत जी, आप बदलाव लाना चाह रहे हैं। जो आपकी सीटों का एलोकेशन रहा है अभी तक, तो उसको आप किस तरह से दूसरों से अलग बताएंगे? अलग ऐसे है कि बिहार में पहली बार कोई ऐसा दल लड़ रहा है जिसके पूरे 243 में कोई बालू माफिया, शराब माफिया, यहाँ के जेल काटे हुए लोग, भ्रष्ट नेता वो नहीं है। बिहार के सबसे मानिंद जो लोग हैं यहाँ पर, चाहे वो शिक्षाविद हों, वकील हों, डॉक्टर हों, प्रोफेसर हों, समाज सेवी हों, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज तक बिहार की जनता के पास ऐसे लोगों का विकल्प कभी नहीं रहा है। क्योंकि जब मैं पदयात्रा में चला तो सारी बात सुनने समझने के बाद लोगों ने ये कहा कि अरे हम लोग के पास तो विकल्प ही नहीं है, आप विकल्प तो दीजिए, हम लोग उसके बाद वोट नहीं करेंगे तब तो आप कहिएगा। तो मैंने अब उनके सामने विकल्प रख दिया है। उनके समाज से, उनके इलाके के सबसे अच्छे लोगों को कोशिश की है कि निकालकर उनके सामने रखा जाए। 243 में संभव है कि 10-15 लोग उतने अच्छे न हो, मैं ये भी मान लूंगा। तो मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर प्रशांत किशोर से, जनसुराज से कोई गलत उम्मीदवार आ जाए, भैया उसको हरा देना, उसको बिल्कुल हराइए, लेकिन जो अच्छा आदमी है उसको तो कम से कम जिताओ। देखिए, जनसुराज जीते या न जीते, बिहार तब सुधरेगा जब अच्छे लोग जीतेंगे। आप बालू माफिया को, शराब माफिया को वोट देकर ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो जीत कर आएगा तो वो आपके बच्चों की चिंता करेगा। वो किसी दल का हो, अगर गलत आदमी चुन कर आएगा तो गलत ही काम करेगा। अब बिहार की जनता को तय करना है कि क्या अपने को सही बताने वाले दल, अगर मर्डरर्स को, बालू माफिया को, शराब माफिया को, हत्या के आरोपी को, अभियुक्तों को लड़ा रहे हैं, उनको अगर आप वोट दोगे तो इस बात के लिए तैयार रहो कि जिस दुर्दशा में बिहार जी रहा है, आप और आपका जीवन बीत रहा है, इसी दुर्दशा में अगले 5 साल कम से कम आपको और जीना पड़ेगा। आपने जब कैंडिडेट को चुना तो ईबीसी, ओबीसी, मुस्लिम, स्वर्ण, ये सारे फैक्टर्स को देखा? बिल्कुल देखा। हम लोगों ने पहले घोषणा किया हुआ है कि जनसुराज में समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों को उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी दी जाएगी। लेकिन चुनाव का, लोगों के चुनाव का जो आधार है वो उनका मेरिट ही है, उनकी काबिलियत है। अब जनसुराज में 243 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार में जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं वो सिर्फ 243 लोग ही काबिल तो नहीं है, काबिल तो 1000 आदमी हो सकता है। तो करीब 750 लोग पिछले 6 महीने से एक बहुत लंबी चली चुनाव की चयन की प्रक्रिया का हिस्सा बने। 12,500 लोगों ने आवेदन दिया था, वो घटते 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 750 रह गया। 750 लोगों में से जिन 250 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उस सिलेक्शन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो समाज के 5 वर्ग हैं, वो चाहे सामान्य वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो, ईबीसी वर्ग हो, मुस्लिम समाज है, दलित समाज के लोग हैं, उनको उनकी जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो वो काबिलियत सब में है, लेकिन अगर 1000 लोग काबिल हैं, उसमें से 250 चुनना है, तो उन जो समाज की संख्या को ध्यान में रखकर चुना गया है ताकि सभी समाज के लोगों का भागीदारी हो सके, बिना उनकी काबिलियत पर समझौता किए बगैर। तो प्रशांत किशोर ने भी मतलब जात का भी ध्यान रखा है? वो कहते हैं मैं जाति की राजनीति नहीं करता, प्रशांत किशोर पांडे। कई लोग कहते हैं, सलाह देते हैं कि भाई अगर आप पांडे लगा लेते कम से कम 2-3% वोट बैंक फिक्स हो जाता आपका। अब उनका नजरिया है। मेरा नाम प्रशांत किशोर है और मेरी जाति ना मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी है, ना मैं उसके लिए डिफेंसिव हूं कि मेरी जाति क्या है, ना उसको लेकर मैं कोई थंब चेस्टिंग करता हूं कि भाई मेरी जाति ये है। जिसने भी जन्म लिया है भारत में उसकी कोई ना कोई जाति होगी, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
जाति की राजनीति करना और जातियों की समझ होना दोनों दो बात है। अगर आप सामाजिक राजनीतिक विषयों के जानकार हैं या जानकारी रखना चाहते हैं तो जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, उसकी समझ तो होनी ही चाहिए। लेकिन समझ का मतलब ये नहीं है कि आप जाति की राजनीति करने लगे। हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे समाज की और समाज में जातियों की समझ नहीं है। थोड़ा समझाइए कि आप जाति के हिसाब से टिकट तो बांटेंगे ना, काबिलियत के हिसाब से टिकट बांटेंगे। और जब काबिल लोगों में से 100 में से 20 लोग चुन रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन उसमें हो जाए। मतलब टोटल इग्नोर नहीं करेंगे जाति को, लेकिन जाति की राजनीति नहीं करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल ही जाति कोई फैक्टर नहीं है। पहला क्राइटेरिया इस कमरे में आने का जो फैक्टर है, 1000 काबिल लोग आ गए। अब वहां से उठाकर मंच पर बैठाने में ये ध्यान रखेंगे कि पांचों जो वर्ग हैं वो पांचों वर्ग को उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनके उतने काबिल लोग आ जाएं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक ही वर्ग के सब काबिल लोग आ जाए और दूसरे वर्ग के काबिल लोग छूट जाए। ये नहीं होना चाहिए। काबिलियत तो सब में है, बराबर है। अब मुस्लिम वोट बैंक की बात कर लेते हैं। मुस्लिम से आपने जो वादा किया था, लगभग आपकी जो 2 लिस्ट में उनका रिप्रेजेंटेशन है, आप उस वादे को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं उम्मीदवारों के तौर पर। आपको क्या लगता है, आपने अपना कमिटमेंट पूरा किया है, रिवॉर्ड मिलेगा? देखिए, मैं रिवार्ड की चिंता किए बगैर अपना काम मैंने किया है, जनसुराज ने किया है। मुसलमानों को लेकर मैंने 2 वादे किए थे। एक कि कम से कम आपकी जनसंख्या के हिसाब से 36 से 40 सीट आपको मिलना चाहिए। लेकिन उससे बढ़कर मैंने दूसरा एक और वादा किया था कि जहां पर भी मुसलमानों के सिटिंग विधायक हैं, अगर वहां सीमांचल के कुछ क्षेत्र को छोड़ दिए जहां आबादी 60 या 70% से ज्यादा है मुसलमानों की कुछ क्षेत्रों में, तो जहां पर भी मुसलमानों के सिटिंग विधायक हैं वहां पर जनसुराज मुस्लिम विधायक नहीं लड़ाएगा, ताकि कल होके कोई ये ना कहे कि ये मुस्लिम विधायक लड़ाकर इनको हराने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहां करीब 90 सीट ऐसे हैं जहां मुसलमानों की इतनी आबादी है कि उनको वहां हक उनका बनता है। 90 तो हम दे नहीं रहे। तो हमने उन 36 से 38 सीटों का चयन किया है जहां उनकी आबादी भी है और किसी दूसरे से हमारा क्लैश भी नहीं है। प्रशांत जी, जिस तरह से एक अप्रोच आपने खुद अपने कई बयानों में कहा कि कई बड़े नेताओं से जब आप बात करते थे बिहार के रिफॉर्म्स को लेकर, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, तो एक एटीट्यूड अप्रोच ये होता था कि बिहार का कुछ नहीं हो सकता। अगर ये चुनाव के नतीजे आपके मन माफिक नहीं आते, आपने कहा कि आपने अपना काम कर दिया, अब जनता को तय करना है। अगर जनता वो लीप ऑफ फेथ नहीं लेती है तो क्या प्रशांत किशोर भी मान लेंगे कि भाई बिहार का कुछ नहीं हो सकता? नहीं, पहली बात तो जनता लीप ऑफ फेथ लेगी ही लेगी। मैं आपको एक स्टेप बता रहा हूं। जनता ने बात को सुना। जब मैं पैदल चल रहा था लोग कह रहे थे बिहार में, तो पहले जब मैं आया तो दुनिया भर के विशेषज्ञों ने क्या कहा, बिहार में ऐसा तो कुछ कोई प्रयास करने की जरूरत ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। फिर लोगों ने जब पदयात्रा की सफलता कुछ देखी तो लोगों ने कहा अच्छा पदयात्रा कर रहे हैं, अभी तो गैर राजनीतिक बात कर रहे हैं, बात तो बढ़िया कह रहे हैं, लेकिन इससे थोड़ी कुछ बिहार के लोग सुधरेंगे। फिर जब दल बन गया, वो दल बिहार का सबसे बड़ा दल बन गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्राइमरी मेंबर्स, तो लोगों ने कहा ठीक है दल तो बन गया है लेकिन अभी तो 5-10 बरस लगेगा। फिर उस दल के तौर पर जब सभाएं होने लगी, बहुत भीड़ आने लगी, तो लोग अप्रत्याशित भीड़ आई। लोगों ने देखा भाई किसी दूसरे दल से ज्यादा लोग यहां आ रहे हैं, तो लोग कह रहे भीड़ तो आ रहा है, वोट नहीं पड़ेगा। तो अब वो अंतिम स्टेप बच गया है। जब वोट देने की बात आएगी, मेरा अपना मानना है कि लोग वोट देंगे और इतना ज्यादा वोट देंगे कि ये पूरी व्यवस्था बदलेगी। प्रशांत जी, आपने बड़े बड़े नेताओं की, बड़ी बड़ी पार्टियों की स्ट्रैटेजी डिजाइन की है। आप बखूबी समझते हैं कि पार्टी पसंद आना, नेता पसंद आने के साथ साथ आपको संसाधन, पैसा, काडर, बूथ मैनेजमेंट सब कुछ करना होता है। आप एक नई पार्टी हैं, तो ये सब कुछ फैक्टर्स चेक इन हो गए? बिल्कुल। मैं जब आया था तभी मैंने लोगों को, आपने अगर मेरे पहले कुछ शुरुआती महीनों के अगर मेरी बात आपने सुनी हो, तो मैंने कहा था कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं कि बस मेरे मन में आया और मैं काम शुरू कर दूंगा। अगर मैं बिहार में आया हूं ये काम करने, तो मुझे पता है कि ये कितना कठिन है और इसको जीतने के लिए, करने के लिए कितनी ताकत, कितना शक्ति, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा। और ये आप मान कर चलिए कि जब बिहार में आए हैं उसी दिन से आपको मान लेना चाहिए था कि ये जीतने का सारा फॉर्मूला, उसके लिए संसाधन, जो कमिटमेंट जो चाहिए वो लेकर आए हैं, सोच समझ कर आए हैं। आप एक बात बताइए, आप कहते हैं कि आप बिहार के बेटे हैं, आप खुद को नेता नहीं मानते हैं। आपको क्या लग रहा है, अभी 3.5 साल का वक्त हो गया है, अच्छा खासा वक्त है, आप राजनीतिक समझ रखते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, जितवाते हैं, अपने लिए तो और भी ज्यादा रिसर्च की होगी, क्या जीतेगा?
नेतागिरी जीतेगी या बेटागिरी जीतेगी? बिल्कुल बेटागिरी जीतेगा। बिहार इस बार अपने बिहार के लोग इस पहली बार पिछले 30-40 सालों में बिहार का हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए वोट करेगा, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करेगा, पलायन को बंद करने के लिए वोट करेगा और यहां से भ्रष्ट नेताओं का खात्मा हो उसके लिए वोट करेगा। आप देखिएगा 14 तारीख को, मैं बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं कहता हूं, 14 तारीख को यहां पर देश के राजनीति का नया इतिहास लिखा जाएगा। पिछले बातचीत में आप लगातार कॉन्फिडेंट और ज्यादा होते जा रहे हैं। लग रहा है जनता लीप ऑफ फेथ लेगी, आपको भरोसा हो रहा है। इंडिया टीवी के मंच पर क्या आप अपनी रेंज रिवाइज करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी वही रेंज? मेरा रेंज वही है। नहीं, आप कह रहे हैं ना आपको भरोसा है अर्श पे या फर्श पे, रेंज वही है। रेंज वही है, अर्श पे या फर्श पे। तो आपको लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे हैं जनता के ऊपर कि हाँ फर्श पे नहीं आऊंगा, अर्श पे ही जाऊंगा? नहीं नहीं, देखिए मतलब जबरदस्ती कहने के लिए कि नहीं, मैं जब तक परिणाम आए नहीं है तब तक ये कह देना कि इतना आया है, वो तो अमित शाह जी जैसे लोग कह सकते हैं। जहां जाओ 200 पार, 400 पार, 600 पार। जब आप नहीं आएगा तो फिर आप पत्रकार लोगों से मिलना ही बंद कर दीजिएगा। फिर कोई जीत जाइएगा तो आके फिर अब चाणक्य बन जाइएगा। भाई अगर जो मैं देख पा रहा हूं, अगर मैंने बंगाल में कहा कि भाजपा को 100 से कम आएगा तो 100 से कम आया। अगर बिहार में कह रहे हैं कि जन स्वराज को 150 से ज्यादा आएगा तो एक सिनेरियो ये है कि 150 से ज्यादा आएगा ही आएगा। आप चाहे जितना कुछ कर लीजिए, जितना समीकरण बैठा तो लीजिए। सेफ साइड पे बस रेंज लेके चल रहे हैं, रेंज नहीं है, सिनेरियो लेकर चल रहे हैं कि हाँ। ऐसा हो सकता है कि सारी बात सुनने समझने के बाद भी लोग ये कहें कि नहीं, अभी हम प्रेजेंट व्यवस्था के साथ ही थोड़ा और 5 साल और अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं, 5 साल और लोग उसी में चल लेंगे। अच्छा प्रशांत जी, एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर आप 3.5 साल जमीन पर उतरे हैं, एक नेता के तौर पर भी, और स्ट्रैटेजिस्ट आप अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, अभी भी आप रणनीति बना रहे हैं। स्ट्रैटेजिस्ट जो शब्द है ये क्या है? बुद्धि का इस्तेमाल है। आप जो सोचते समझते हैं, जो जानकारी आपके सामने आती है उसको प्रोसेस करके कुछ सॉल्यूशन, कुछ सलाह आप देते हैं। तो मुख्य मतलब बेसिकली जो मैं कहता हूं, हम लोग सरस्वती के उपासक हैं। हमारा एग्जिस्टेंस ही सरस्वती से है। जो सुनते हैं, समझते हैं, जो जानकारी है उसको दिमाग में प्रोसेस करते हैं और उससे कुछ सलाह, कुछ रास्ता निकालते हैं। तो जो भी काम करते हैं सरस्वती की कृपा से करते हैं, उसी का खाते हैं, वही हमारी पहचान है। अब उसको आप स्ट्रेटेजिस्ट कह लीजिए, नेता कह लीजिए, जो बोलते हैं वो बस सरस्वती कृपा ही है। चलिए, तो उस कृपा को ही और उसकी जो आपकी समझ बूझ है उससे कुछ सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार के लिए कहते हैं कि आप जाति गिन लीजिए और रिजल्ट गिन लीजिए, मतलब जाति गिन लीजिए फिर रिजल्ट में आई सीटें गिन लीजिए। आपको लगता है कि इस बार वो जातियों का ब्रैकेट जमीन पे टूटता हुआ नजर आ रहा है आपको? अब ये वो लोग कहते हैं जिनको सरस्वती से जिनका कोई सरोकार ही नहीं है। अगर जातियों पर ही वोट पड़ता है तो आप बताइए कि मोदी जी को बिहार में वोट दिया किसने? मोदी जी के जाति का तो एक भी आदमी बिहार में नहीं रहता है। अगर हर आदमी जाति पर ही वोट दे रहा है, आप लोग कहते हैं लालू जी का MY समीकरण है, तो भाई यही MY समीकरण से उनको बिहार में 53-54 में 53 MP भी जीते हैं जब झारखंड के साथ थे, और यही MY समीकरण के रहते हुए उनको 0 सीट भी आया है। तो क्या जब 0 आया तो MY वाले बिहार छोड़कर चले गए थे बाहर? मतलब जो सामने दिख रहा है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सरस्वती को किनारे रख दीजिएगा ताक पर, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि लोग कह रहे हैं लालू जी का MY का समीकरण है, तब तो भाई एक फिक्स उनको सीट आना चाहिए था। कभी उनको 53 भी आया और 0 भी आया है। जिस मोदी जी को यहां वोट लोग दे रहे हैं उनके जाति का यहां कोई रहता ही नहीं है, और आप कह रहे हैं हर आदमी जाति पर ही वोट देता है। कैसे, किस आधार पे आप कह रहे हैं? ठीक है, ये आपका व्यू पॉइंट है, हमने आपसे नहीं, हमारा व्यू पॉइंट नहीं है, ये फैक्ट है। व्यू पॉइंट आपने बनाया हुआ है। व्यू पॉइंट आप हरियाणा की हैं, क्या हरियाणा में जाति नहीं है? तो कभी आपने हरियाणा के किसी नेता को ये पूछा कि आप जाति से कैसे निपटिएगा? लेकिन बिहार आए हैं तो आप पूछ रहे हैं कि बिहार में जाति से कैसे निपटिएगा? अरे क्या कर्नाटक में जाति नहीं है? दाना मतलब गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्रा में, पंजाब में, हरियाणा में वहां जाति नहीं है? तो जाति सब जगह और बिहार में भी है। जितनी जाति की प्रमुख महत्ता वहां पर है, वहां इतनी जाति की उतनी हर जगह है, प्रमुखता नहीं है। जितनी महत्ता जाति की राजनीति में गुजरात में है, कर्नाटक में है, आंध्रा में है, पंजाब हरियाणा में है, उतनी बिहार में ही है। बिहार में भी है तो कोई उसका डिग्री अलग नहीं है। हाँ,
तो bracket ऐसा टूट नहीं रहा है कि कि नहीं टूट हरियाणा में कम है, बिहार में ज्यादा है। हाँ, तो वही पूछ रही हूँ कि जितनी है सब जगह बराबर भी है, तो वो ब्रैकेट टूटता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? नहीं, कि क्यों across क्यों the- उसको टूटने की जरूरत नहीं है। वो जाति व्यवस्था रहते हुए हर चुनाव में अलग अलग परिणाम आते हैं। मैं ये कह रहा हूं उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। हम कोई समाज सुधारक के तौर पर जाति व्यवस्था के खिलाफ अभियान नहीं चलाए हैं। जब आप राजनीतिक कोई प्रयास करते हैं, राजनीतिक दल के अगुवा के तौर पर, आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब कुछ अच्छा हो जाए तब मैं राजनीति करने आऊंगा, कि भाई बिहार में जाति न रहे, बाहुबल न रहे, भ्रष्टाचार न रहे, धन बल का प्रभाव न रहे, तब मैं आऊंगा बिहार में राजनीति करने। तो भाई जब सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा तो तुम्हारी जरूरत क्या है? राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग अगुवाई कर रहे हैं उनको ये समझना है कि समाज की जो ताकत है, जो कमजोरी है, समाज की सभी विभिन्न पहलुओं को साध कर ही आपको उसका नेतृत्व करना है। यू कैन नॉट विश अवे कि भाई जाति नहीं रहती तब मैं राजनीति करता। ये तो कोई मतलब ही नहीं है इस सवाल का। तो मतलब आप जातियों को साधते हुए और उसके बीच में अपना रास्ता बनाते हुए जनता मैं को- नहीं, हर वो व्यक्ति जो राजनीति में है, सिर्फ जाति क्यों? आपको बिहार के हर पहलू, पलायन पर बात आपको करनी ही करनी है, भ्रष्टाचार पर आपको बात करना ही करना है। लेकिन ये जो आपने अभी आते हुए मुझे पूछा कि आप दिल्ली के पत्रकारों को ये क्यों कहते हैं, इसलिए कहता हूं कि भाई मैंने कभी किसी मंच पर ऐसा सवाल करते हुए आप लोगों को देखा नहीं कि आपने कर्नाटक के किसी लीडर को पकड़ा और बोला कि भाई आप वोकालिगा को और लिंगायत को कैसे साधिएगा। नहीं, वहां भी गुजरात पूछा के जाता है सर, है। हरियाणा में भी जाटों के लिए और 35 जाति नहीं versus one लेकिन का पूछा जाता पूछा है। जाता है, लेकिन कि जब तक हरियाणा में जाति की इतना प्रभाव है इसलिए आप कैसे चुनाव लड़िएगा, कैसे जीतिएगा, ये नहीं पूछा जाता है ना। जाति का प्रभाव तो वहां पर भी है, पूछा लेकिन जाता बिहार है। आए हैं तो वहीं से, दिल्ली से बैठा तो वहीं से कहता है बिहार में तो सब जाते पे वोट पड़ता है। अरे भाई तो हरियाणा में भी सब जात पर वोट लोग देते तो हैं। हम तो कह रहे हैं तो ना, वहां पर भी परिवर्तन पूछा सर। नहीं, तो वहां पर भी परिवर्तन हुआ है ना। पूछा तो यहाँ था, पर भी वहाँ होगा सवाल। ऐसा नहीं है कि दिल्ली और वाले पत्रकार बिहार नहीं, आके जाति याद करते हैं। नहीं, बिल्कुल करते हैं। नहीं, वहां भी करते हैं ना, सर, बिल्कुल नहीं करते। वहां भी करते हैं आप सर। दिखाइए, क्लिप भेजिए, क्लिप भेजेंगे सर, चिंता ना ये कीजिए। जो धारणा बना दी गई है कि बिहार में जाति की प्रमुखता ज्यादा है, जब ये बहस होती है तो लोग कहते हैं नहीं हर जगह है लेकिन बिहार में थोड़ा ज्यादा है। तो मैंने उदाहरण देके भी बताया तथ्य से जी कि भाई इसका जांच लो कि क्या इंटेंसिटी या जातियों की का प्रभाव राजनीति में बिहार में ज्यादा है कि कम है दूसरे राज्यों के मुकाबले। इसको जांच लीजिए। 1984 से लेकर 2025 तक जितने देश में चुनाव हुए हैं जहां पर जातियों से ऊपर उठकर लोगों ने वोट दिया, 1984 में इंदिरा जी के मृत्यु के बाद पूरे देश में कांग्रेस को वोट पड़ा, 400 से ज्यादा सीट आया और ये दिखा कि लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर कांग्रेस को वोट दिया। तो जब 1984 में पूरे देश में कांग्रेस को वोट पड़ा तो बिहार में भी लोगों ने जातियों से उठ के कांग्रेस को वोट दिया। 1989 में जब बीपी सिंह और जनता दल को बोफोर्स और भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे देश में लोगों ने वोट दिया तो बिहार में भी लोगों ने जाति से ऊपर उठकर उनको वोट दिया। 2014 में जब मोदी जी के नाम पर नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में पूरे जगह लोगों ने जात पात भूलकर वोट दिया भाजपा को, तो बिहार में भी मोदी जी को, भाजपा को उतनी सफलता मिली। 2019 में पुलवामा के नाम पर जब पूरे देश में लोगों ने जाति धर्म भूलकर वोट दिया तो बिहार में भी बीजेपी को 40 में 39 सीट जीत कर आया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब दूसरे राज्यों में लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर किसी समय वोट किया तो उस समय बिहार के लोगों ने भी किया। बिहार में ऐसा माहौल बन रहा है इस वक्त। मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, तो ये आपको साइंटिफिकली ये बता रहा है कि जाति का प्रभाव कोई दूसरे राज्य से अलग नहीं है। जब भी कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई विषय समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी करते रहे और बिहार में भी करते रहे। तो ये कहना कि बिहार में जातियों से लोग ऊपर उठकर वोट नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही मतलब सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है या एनालिसिस है। ठीक है, अब ये बता दीजिए कि आप लालू यादव की जो लालटेन है उसमें केरोसिन और मुस्लिम वोट बैंक उसको जोड़ते हैं? बिल्कुल जोड़ते हैं, क्योंकि लालटेन जो है, एक तो ये कहने का तरीका है, लालटेन में जो रोशनी है वो अपनी रोशनी नहीं है। जब तक किरासन तेल उसमें नहीं होगा तब तक लालटेन की कोई महत्ता नहीं है। और वो किरासन तेल मेरी समझ से यहाँ का मुसलमान है जिसने अपने और अपने बच्चों के भविष्य की कुर्बानी करके सिर्फ भाजपा के डर से लालू जी के लालटेन में किरासन तेल बनना स्वीकार किया है, क्योंकि रोशनी तो उसके घर में हुई नहीं है, सिर्फ वो जले हैं।
मुसलमानों का भविष्य जला है, उनके बच्चों का भविष्य जला है, मिला उनको कुछ नहीं। ना उनको राजनीतिक भागीदारी मिली, ना उनको विकास मिला, ना वो भाजपा को हरा पाए, लेकिन फिर भी लालटेन में किरासन तेल बनकर जले जा रहे हैं। तो यही बात बता रहे हैं भाई, कितने दिन तक लालटेन में किरासन तेल बन के जलते रहोगे? बात समझ में आ गई? अब आई कि नहीं हो तो आप सामने देखिएगा। आप क्या लग रहा है आपको, जमीन पे क्या लग भाई रहा है? हमको अगर 150 सीट जीतकर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 150 से ज्यादा सीट जनसुराज जीतकर आएगा, तो मुसलमानों की यहाँ करीब करीब 20% आबादी है, बिना उनके वोट के तो होगा नहीं। तो प्रशांत किशोर जी से मैं कुछ नेताओं के बारे में मैं चाहती हूं, क्योंकि आप जाहिर सी बात है अपने विरोधियों को भी बहुत करीब से आंकते होंगे, स्ट्रेटेजाइज करते होंगे। इन नेताओं के प्लस और माइनसेस बताइए हमें जरा। मैं नाम लेती जाऊंगी, आप बताइए। तेजस्वी यादव, लालू जी के लड़के हैं, ये प्लस है। ये प्लस है। सरस्वती से कोई वास्ता नहीं है, ये उनका माइनस है। बुद्धि से कोई भेंट नहीं है, जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया। हम आएंगे तो 2,500 रुपया हर परिवार को दे देंगे। अब बिहार में 6.5 करोड़ महिलाएं रहती हैं। अगर 6.5 करोड़ महिलाओं में से 18 से कम उम्र की महिलाओं को हटा दें तो भी करीब 4.5 से 5 करोड़ महिला होती है। 2,500 रुपया अगर हर महीने आप उनको देंगे तो करीब करीब 1,50,000 करोड़ से ज्यादा लगेगा। और तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी कि मैं दे दूंगा। यही नहीं रुके, अब और कह दिया कि अब आए तो हर घर में एक सरकारी नौकरी भी दे दूंगा। अगर हर नौकरी करने वाले को आप 10,000 रुपए भी दे रहे हैं तो करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। तो 7 लाख मतलब 2 वादे में ही 10 लाख करोड़ रुपया हो गया, जब बिहार का बजट ही है 3 लाख करोड़। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी कमजोरी है कि सरस्वती से भेंट नहीं है। ठीक है। राहुल गांधी, राहुल गांधी की ताकत, गांधी उनका सरनेम है, ये उनकी बहुत बड़ी ताकत है। और माइनस? माइनस ये है कि बिहार में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, पिछलग्गू पार्टी है राजद के। मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, ये प्लस। ये प्लस है। प्रधानमंत्री हैं, जो कहेंगे वही ठीक है। और माइनस? माइनस ये है कि ही इज नॉट बेनोवेलेंट, ही इज नॉट बेनोवेलेंट। किंग शुड बी बेनोवेलेंट। ओके। मतलब उदारता होनी चाहिए। जो राजा होता है ना, जो कुर्सी पे बैठता है, जो जब आप पावर में होते हैं तो आपको उदार होना चाहिए। ही इज नॉट बेनोवेलेंट। ओके। नीतीश? प्लस ये है कि नीतीश कुमार वो उस तरह के नेता हैं जो ही डज पॉलिटिक्स फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस। मतलब जब बिल्कुल कमजोर आपको दिखेंगे ना, तब वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये जैसे वाजपेयी जी हैं, नीतीश जी हैं, नरसिम्हा राव हैं, ये उस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं जो कि आपको मजबूत दिखेगा नहीं, लेकिन यही उनकी ताकत है, वो मजबूत दिखते नहीं है। दे डू पॉलिटिक्स फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस, और सबको लगता है भाई इससे चलिए इन्हीं को मान लो, कोई उनसे डरता नहीं है। ये उनकी ताकत है। और माइनस? माइनस ये है कि पिछले 4-5 सालों में उम्र के साथ धीरे धीरे कुर्सी का मोह हो गया है, और अपने सारे नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक मूल्यों को ताक पर रखकर येन केन प्रकारेण कुर्सी पर बैठे रहने की जो उनकी जिजीविषा लास्ट में हो गई है, अब ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। लालू यादव? लालू जी की ताकत ये है कि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में, जब वो यहाँ मुख्यमंत्री बनकर आए, तो सामाजिक न्याय के नारे के तहत उन्होंने समाज के गरीबों को, वंचितों को जरूर आवाज और सम्मान दिलाने का एक श्रेयकर काम किया है। बिहार की राजनीति को जो लोग जमीन पर जानते समझते हैं, उनको ये मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि सारी गलतियों के बावजूद लालू जी ने इस बिहार में गरीबों को, पिछड़ों को आवाज और सम्मान दिलाया। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और माइनस उनका? माइनस यह है कि जिस समाज को उन्होंने आवाज दिलाया, सम्मान दिलाया, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार, जमीन की व्यवस्था नहीं की। उनके हाथ में झंडा पकड़ा दिया और ये कहा कि जीवन भर तुम हमारे आवाज जो मैंने तुम्हें दी है, उस आवाज को मेरे और मेरे बच्चों के लिए लगाते रहो। मैं राजा रहूंगा, तुम प्रजा बने रहो, अपने बच्चों की चिंता मत करो। अमित शाह? अपने दल के लिए बहुत राजनीतिक तौर पर माहिर नेता हैं। नेगेटिव? विश्वसनीयता नहीं है पब्लिक में। यहां बिहार में आए तो उन्होंने मंच से कहा, पूरे बिहार के लोग सुन लो, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं।
और फिर आकर नीतीश जी का गुणगान कर रहे हैं। तो हम लोग अगर नीतीश कुमार को पलटू राम कह रहे हैं तो अमित शाह भी उतने ही बड़े पलटू राम हैं। और जिस विश्वास और कन्विक्शन से उल्टी बात कहते हैं, 360 डिग्री, 180 डिग्री उलट के, कल तक जिसको कहेंगे बड़ा भ्रष्ट है, आज भाजपा में शामिल हो जाएगा तो कहेंगे यही देश का भविष्य है। तो कन्विक्शन उनका प्लस है कि माइनस? नहीं, ये माइनस उनका बता रहा हूँ, माइनस आप है खाली conviction। प्लस ही सुनना नहीं, चाह नहीं, रही हैं। हमने तो पूरा सुना सर। आपने प्लस तो एक वर्ड में बोला, नेगेटिव के लिए आपने पूरा लंबा बोला। अब हमने देखिए, सुना। यही उनका डर है कि लोग उनके बारे नहीं, में नहीं, खाली सर, आप प्लस ही और बोल सुनना सकते हैं चाहते हैं। माइनस, आप और बता दीजिए 5 माइनस नहीं। में कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो आपने एक सबका नहीं, एक आप एक 5 बता दीजिए सर, आपके दिल में मलाल नहीं रहना चाहिए, हम सुनना चाहते हैं आपने आज। एक एक पूछा, एक ही अब आप एक ही अब आप नहीं बताएंगे। बता रहे हैं, देखिए। हम तो पूरा किताब लिख देंगे। अच्छा, लेकिन चलिए। आपने शुरुआत ही कहा कि रैपिड नहीं, फायर आपने है। हम पे सवाल उठाए तो हमने कह दिया कि मौका दे रहे हैं। जो उनकी ताकत है वो भी बताया, ठीक है। और जो उनकी कमजोरी है वो भी बताया। राजनीतिक विश्वसनीयता जो है, ठीक है। जैसे वाजपेयी जी थे, तो एक सिद्धांत की बात है कि वाजपेयी जी ने कहा है तो वो होगा। अमित शाह के बारे में आप ये नहीं कह सकते हो, आज जो कहेंगे कल बिल्कुल उल्टी बात कल कहेंगे, और फिर उतने ही कन्विक्शन से कहेंगे कि नहीं ये दोनों ठीक है। ठीक है। चिराग पासवान, उनकी ताकत प्लस और ताकत ये माइनस। है कि मतलब चिराग बिहार में बहुत गंदी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और कम से कम कैमरे पर या पब्लिकली बिहार में विकास की बात करते हैं, जातियों की धर्म की बात नहीं करते हैं। माइनस? चिराग बिहार से राजनीति करते हैं, वो बिहार की राजनीति नहीं करते। वो बिहार से एमपी हैं, वो बिहार से मिनिस्टर हैं, लेकिन बिहार की राजनीति नहीं करते हैं। बिहार में बच्चों का पेपर लीक हो जाता है तो उनका उससे सरोकार नहीं है। बिहार में बाढ़ आएगा तो उससे उनका सरोकार नहीं है। बिहार में जहरीली शराब लोग पीकर मर जाएंगे तो उससे उनका सरोकार नहीं है। तो बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है। बिहार की राजनीति में ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है। हैदराबाद से आकर यहां पर कुछ साइड एलिमेंट के तौर पर डिस्टरबेंस क्रिएट करने की उनकी कोशिश है, वो जारी रहती है हमेशा। बिहार जीतने के लिए नीतीश कितने जरूरी? बिहार जीतने के लिए किसी को भी अगर पार्टी को जीतना होता है, नीतीश कहते हैं वो आलू है कुमार पॉलिटिक्स के। नीतीश कुमार खुद ही नहीं बिहार जीत पा रहे तो उनकी जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। बिहार जीतने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। बिहार जीतने के लिए अगर राजनीतिक फिनोमेना के तौर पर देखेंगे तो लालू जी की जरूरत है। अच्छा, लालू जी की जरूरत है, क्योंकि लोग बिहार या तो लालू जी जीतते हैं या लालू का डर दिखाकर लोग जीतते हैं। आज आप तो लालू फैक्टर है, लालू फैक्टर है। लालू फैक्टर है, नॉट एज ए पर्सन, एज ए फिनोमेना। यहां नीतीश जी भाजपा को वोट इसलिए नहीं पड़ रहा है कि लोग उनको पसंद करते हैं, वो इसलिए पड़ता है बहुत बड़ा वोट क्योंकि वो लालू से लोग डरते हैं। तो उस तरीके से बिहार में सरकार बनाने में जो लालू फिनोमेना है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब हम अपने आखिरी क्लोजिंग सेशन पर आ रहे हैं, तो आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि आप कह रहे हैं क्या तो अर्श पर या फर्श पर? जी अगर 10 सीटें आई, जी, बाकी सबको कितनी आएंगी आप बताइए? बीजेपी को कितनी आएंगी? बीजेपी को जितनी सीट पिछली बार आई थी उससे कम आएगा, हम्म, उससे कम सीट आएंगी उनको। ठीक है। कांग्रेस? कांग्रेस तो कोई दल ही नहीं है भाई, बिहार में पिछलग्गू पार्टी है, उसको क्या है? तो कहीं से लेके कहीं लड़ जाते हैं ये लोग। नंबर नहीं बताएंगे, मतलब अगर आपको 10 आएंगे आप ये बता दीजिए कि कितने सीट लड़ रहे हैं, तब तो बताएं कि उसमें कितना जीतेंगे। उनको तो यही नहीं मालूम है कितना सीट लड़ रहा है। आरजेडी? आरजेडी को 25 से 40 का उनका जो रेंज है उसी में रहेंगे। पिछली बार जो चिराग पासवान की वजह से 30-35 सीट एक्स्ट्रा मिल गई थी वो नहीं आएगा इस बार। ठीक है। जेडीयू? जेडीयू 25 से नीचे। तो यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरेगी अगर आपकी 10 आती हैं तो? हाँ बिल्कुल, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। अगर वाला हटा दीजिएगा, फिर आगे वाला चलाने लगेगा कि प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी वो सब नहीं कर। आज आपने कहा ना कि आरजेडी को अब तीसरे नंबर पर धकेल देंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल महागठबंधन तीसरे नंबर पे रहेगा, वो तो है तीसरे नंबर पे रहेगा। ठीक है। तो लेकिन आजकल क्या है ना कि एडिट करके उतना ही चलाता है जितना कि उसको सूट करता है। नहीं, ये तो सोशल मीडिया का आपका पूरा प्लेटफॉर्म है, पूरा चला दीजिएगा। हम ऐसा नहीं, हमारी बात नहीं, चैनल है। हमारी आपकी बात नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि आप चलाएंगे, वो तो आपके मन में होगा तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हमारा मन साफ है, जैसे तो, आपकी नियत साफ है, हमारी भी नियत साफ है। दूसरों पे भरोसा करना सीखिए। लेकिन वो तो लोग फिर वो जब लीप ऑफ फेथ आप तो ले नहीं पा रहे हैं हमारे साथ, जनता आपके साथ ले आप जा रहे हैं। एक बार पब्लिक डोमेन में आ जाए ना तो लोग वो पुराना वाला हटा देंगे। और आरजेडी वाले कहेंगे देखिए प्रशांत किशोर ने कहा, भाजपा वाला भी कहेगा देखिए प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि
हम वो नहीं कह रहे हैं। हाँ। तो प्रशांत जी फाइनल नंबर क्या दे रहे हैं दोनों सिनेरियो में, अगर आप मुझे बताना चाहें फाइनल नंबर्स? भाई फाइनल नंबर है नंबर 1। मैंने फाइनल, आप अपने सिलेक्टिवली सुन रही हैं। मैंने ये कहा कि 14 तारीख को बिहार में देश में बिहार में इतिहास बनता हुआ दिखेगा। जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी, जन स्वराज जीत कर आएगा और 150 से ज्यादा सीट जीत कर आएगा। प्रशांत किशोर अर्श पर रहे या फर्श पर, 14 नवंबर के बाद बातचीत करेंगे ना मीडिया से, खुलकर बताएंगे ना कि भाई कहाँ क्या हो गया? बिल्कुल, हम लोग कोई मीडिया से डरने वाले लोग नहीं है कि मीडिया से कट जाएं। जब नतीजे मन मुताबिक ना आए तो भी लोग मीडिया से कतरा जाते हैं और मुताबिक आ जाए तो भी कतरा जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, तो चलिए प्रशांत जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और आप हमारे साथ चुनाव मंच पर आए और तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।